विधानसभा के जिला गौतम बुद्ध नगर के क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में अपने बहन भाइयों से मिलने के लिए आए हैं और जो हमारी पार्टी की विचारधारा है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, उस पर एक बहुत ही सूक्ष्म सी चर्चा करने के लिए आए हैं। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी जिसकी स्थापना बेटा हमारे गरीबों के दुखों को दूर करने के लिए हुई थी, शोषितों की समस्याओं का निवारण करने के लिए हुई थी और हमारे समाज का वो वर्ग जो उन सुख सुविधाओं को नहीं भोग पा रहा है, रोटी कपड़ा मकान जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको भी नहीं अर्जित कर पा रहा है, तो उनकी समस्याओं के निवारण के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी। और एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि हमारी जो बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति पर कार्य करती है। तो यहाँ किसी एक जाति वर्ग को ध्यान में रखकर पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी। यहाँ हर उस जाति, हर उस व्यक्ति की समस्याओं के लिए, उनके निवारण के लिए इस पार्टी की स्थापना मान्यवर साहब ने और बहन कुमारी मायावती जी ने करी थी। चाहे वो किसी भी जाति बरादरी का हो जो दुखी है, जिसकी समस्या कोई भी सुनने वाला नहीं है, उसकी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो आज आपके क्षेत्र में उसी हाथी वाले झंडे के साथ में आई हूँ, जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है उसे आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो आज का जो समय चल रहा है वो उसमें बहुत ज्यादा तो कुछ कहने की जरूरत अब हमें है नहीं आपसे, क्योंकि आज का जो समय है वो बुद्धिजीवी वर्ग है, सब लोग पढ़ लिख कर काबिल हो गए हैं और हर चीज को बारीकी से जानने और समझने लगे हैं। अब कोई आपको ज्यादा समय तक बेवकूफ नहीं बना सकता है, इतना तो आप सब जानते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये उन लोगों के लिए हुई थी जो समाज में असमानता को झेल रहे हैं हर तरह से। असमानता तो पता है आपको किस तरह की है, किस किस आधार पर असमानता का और भेदभाव का हम लोगों को सामना करना पड़ता है, और ज्यादातर उस वर्ग को जो निचले तबके का है, क्योंकि जो पढ़ लिख कर अपने आप को संपन्न बनाता जा रहा है उसे तो समाज की ज्यादातर समस्याओं से लेना देना है नहीं। जिन लोगों के दिल सुधर गए हैं वो अपने आप को समझता है जैसे हमें कुछ लेना देना नहीं है राजनीति से, कुछ भी देश में चलता रहे, कुछ भी राजनीति में चलता रहे, तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट तब नहीं लेते हैं। लेकिन अगर ज्यादा दिन तक यही स्थिति चलती रही कि अपने इंटरेस्ट हम हटाते रहे राजनीति से कि जो चल रहा है होने दीजिए, तो जो पुरानी कंडीशन है ना वो दोबारा से रिपीट होने वाली है। जो पुराना समय है उसे आने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो अब वो समय आ गया है कि अब एक व्यक्ति जाग गया है तो उसे कम से कम 10-20 लोगों को जगा देना चाहिए कि हम कैसे समय में बैठे हैं, अब आंखों पे पट्टी बांधकर। तो यहाँ जो हमारा बहुजन समाज पार्टी का जो एक सबसे पहला मैसेज है शिक्षित और संगठित होने का। शिक्षा लगभग आपकी जीवन की 80% समस्याओं को दूर कर देती है और संगठन है वो आपको हर तरह से मजबूती देता है, हर स्तर पर आपको मजबूत बनाता है। तो यदि हम किसी भी तरह से मजबूत होने की बात करते हैं तो वहां घूम फिर कर बात आती है राजनीतिक रूप से मजबूत होने पर, क्योंकि जब तक राजनीतिक रूप से हम मजबूत नहीं होंगे तो सामाजिक रूप से भी मजबूत नहीं हो पाएंगे।
हर किसी को अपनी सहभागिता इसमें दिखानी है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने हमें अब तक लड़ाई लड़ लड़के इस स्थान पर पहुंचा दिया है कि आज हम यहाँ पर खुलकर अपने विचारों को आपके सामने रख रहे हैं। आप अपनी खुलकर समस्या किसी को भी साझा कर सकते हैं। तो ये दिन ऐसे ही नहीं आए, इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई समाज के उन महापुरुषों ने लड़ी है। आज का जैसे हमारा समय आ रहा है, इस समय को लाने के लिए आज ये बड़े बड़े मकान, गले में सोने की चेन, अच्छे सूट बूट में जो हम नजर आ रहे हैं ना, तो इसके पीछे बहुत बड़ी एक लड़ाई है। उस लड़ाई को लड़ने की जो शुरुआत की बाबा साहब अम्बेडकर ने की, साउथ में पेरियार रामास्वामी जी ने की, मां सावित्रीबाई फुले ने की, मान्यवर साहब ने राजनीतिक रूप से हमको मजबूत बनाने के लिए एक मुख्य धारा में जो गरीबों को जोड़ने का काम किया, वो मान्यवर साहब ने किया। बहन जी को अपने साथ रखकर उनकी प्रतिभा को पहचाना। तो जब तक हम अपना लड़ाई लड़ने के लिए कदम नहीं बढ़ाएंगे, तो क्या हम उस लड़ाई में जीत पाएंगे? ये लड़ाई हमारी पहले तो किसी धर्म से नहीं है, किसी जाति से नहीं है। ये लड़ाई है, मैं इतना क्लियर कर देती हूँ, ये लड़ाई हमारी उस सामाजिक व्यवस्था से है जहाँ एक वर्ग तो खूब अच्छे से रह रहा, खा रहा पी रहा है, और एक वर्ग ऐसा है जो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी परेशानी से इधर उधर भटक रहा है। तो ये वो लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, सामाजिक समानता की लड़ाई है। और इस लड़ाई में बिना हथियार के हमको लड़ना पड़ेगा। हथियार से इस जंग को नहीं जीतना है, हमको इस जंग को जीतना है हमें अपने वोट बैंक को बढ़ाकर, अपने संगठन को मजबूत बनाकर। और संगठन कैसे मजबूत बनेगा? सामाजिक भाईचारे से, सामाजिक सद्भावना से। 4 बार जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनी थी, तो हर जाति वर्ग को ध्यान में रखकर सारे काम करे गए। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम हो, कोई भी काम हो, एक एक काम बहन जी ने ऐसा करा था जिसका सीधे लाभ गरीबों तक पहुंचा था। बहन जी ने काशीराम आवास योजना में जितने घर बनाए थे, 50-50 लाख रुपए की कीमत होगी उनकी, नोएडा दिल्ली में, वो सब मिल गए ना गरीबों को ऐसे ही बिना भेदभाव के। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहन जी ने कितना काम किया, कितने स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए, कितने सरकारी अस्पताल खुलवाए, कितनी सारी डाइट बनी, कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज बने। तो अब ये लड़ाई जो है केवल धर्म की नहीं है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है हमारा। हर किसी की अपनी विचारधारा है, कोई किसी को भी पूजे, किसी को भी माने, धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई केवल एक विचारधारा की है। ये लड़ाई है सामाजिक बराबरी की, जहां हर व्यक्ति ऊंच नीच का भेदभाव करे बिना सब लोग एक साथ मिलकर रह सके, ऐसे समाज को बनाने की लड़ाई है ये। तो इस लड़ाई में जीतने के लिए हम सबको मिलना बहुत जरूरी है, वरना रिजल्ट अभी कुछ समय और अगर ऐसे ही बैठे रहे ना, तो कुछ समय और बचा है बस। रिजल्ट तो सबके सामने है अभी कि कैसी स्थिति अब चल रही है देश में। कोई भी वर्ग हो, चारों तरफ त्राही मची हुई है। लोग भले ही उसे स्वीकार करें या ना करें, पता तो है सबको क्या स्थिति है। तो अब संगठन बनाओ मजबूती से, शिक्षा के और संगठन के बल पर एक हो जाओ। बिल्कुल एक रहने में ही सब बराबर का अधिकार ले पाएंगे। अगर सब डरेंगे, सब घरों में घुसकर ऐसे ही रहेंगे, तो हम इस लड़ाई में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और इस लड़ाई में जीतने के लिए यदि किसी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो ये ना समझिए आपको उसके साथ बिल्कुल ऐसे ही सामने वाला व्यक्ति ईंट उठा रहा है आप पे, तो आप भी ईंट उठाओ, नहीं।
शिक्षा के बल पर आगे जाओ। कानून सबके साथ है, पहले भी था और आज भी है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है ना, वो बहुत सोच समझकर रणनीति बनाकर लिख दिया था। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो गलत को सजा मिलेगी, कानून द्वारा मिलेगी। तुम सजा देने वाले कोई नहीं हो। तुम्हारा काम है केवल समाज में संगठन को मजबूत बनाना, शिक्षित बनना, और गलत को सजा देने के लिए कानून है। हम सब अगर संगठित हो जाए ना, तो कौन है जो हमारी एफआईआर ना, कोई है जहां हमारी सुनवाई ना हो? अभी बुलंदशहर में और आसपास मेरठ में कितने दंगे हो रहे हैं गरीबों के साथ। भाई शोषण जो है वो किसी धन्ना सेठ के साथ नहीं होता। कभी अमीर का शोषण हुआ है? जो गरीब है ना, शोषित है, धमकाया, डराया, पीटा उसे जाता है, क्योंकि वो झेल लेता है। तो अपने अंदर ऐसी ताकत पैदा करो कि हम गलत का साथ कभी नहीं देंगे, गलत चीज बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे, उसके लिए आवाज उठाएंगे, संगठित होकर, मजबूत होकर, और कानून का सहारा लेंगे। अरे अकेले व्यक्ति में भले ही दम ना हो, लेकिन जब 10 लोग इकट्ठे होकर जाएंगे तब तो दम नजर आएगा सामने वाले लोगों को। तो किसी में है इतनी हिम्मत जो आपकी सुनवाई ना करे? जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं ना, सबने दिक्कतों और परेशानियों का ही सामना करा है आज का दिन लाने के लिए। शिक्षा से तो अपने आप को अलग रखना ही नहीं है। शिक्षा के बल पर ही तुम राजा बनोगे और तुम्हें ताकत मिल पाएगी। अपनी मतदान की शक्ति पहचान कर ही जो सत्ता की चाबी है ना, वो तुम्हारे हाथ में आएगी। शिक्षित बनो नहीं, जिस दिन मतदान हो ये कह दो कि हमें क्या मतलब है, कोई खाने के लिए नहीं दे रहा, तो ये लड़ाई खाने की नहीं है, खाना कमाना तो हमें खुद को है। ये लड़ाई है सामाजिक न्याय की, समानता की। हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, बाबा साहब ने क्या समस्या नहीं झेली थी, कितनी समस्याएं झेली थी। माँ सावित्रीबाई फूले ने जब शिक्षा खुद पढ़ी 9 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, 17 साल की उम्र में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं टीचर बनूंगी। जैसे मैं पढ़ी हूँ ना, वैसे ही समाज में हर लड़की को पढ़ाऊंगी। स्कूल खोलने का डिसीजन लिया। 17-16 साल के बच्चे बहुत बड़े नहीं होते हैं। तो जब पढ़ाने के लिए जाती थी, लोग कूड़ा कचरा फेंकते थे कि ये महिला रुक जाए, ये पढ़ेगी तो समाज में सवाल करने की प्रवृत्ति पैदा होगी, महिलाएं सिर उठाएंगी। तो शिक्षा से तो अच्छे लोगों की हवा खराब होती है। जो शिक्षित व्यक्ति है ना, उसके सामने कोई ज्यादा जवान नहीं लड़ा था। और जो संविधान है ना, संविधान का सार ही ये है कि हमको लड़ना नहीं है, हमको तर्क के आधार पर जीतना है। अम्बेडकरवाद क्या है? अम्बेडकरवाद यही है कि तार्किक रूप से हमको मजबूत होना है। हमें अपने समाज में ऐसी शक्ति पैदा करनी है शिक्षा और संगठन के बल पर, जो हमारे समाज को ऐसा मजबूत बनाते हैं, जो सामने वाले से तर्क करना पैदा कर दे। और समाज में ऐसी स्थिति बन गई है कि स्कूल कॉलेज जब बंद होंगे तो कहां से गरीब की औलाद पढ़ेगी? तुम जितने अनपढ़ रहोगे उनकी बल्ले बल्ले। भाई फायदा किसका है तुम्हारे अनपढ़ रहने से? स्कूल कॉलेज इसलिए बंद हो रहे हैं जिससे कि अनपढ़ों की भीड़ हो देश में। तो क्या अब एक बात बताएंगी मेरी जो बहनें हैं, क्या हमें ऐसी भीड़ का हिस्सा बनना है? यूपी के अंदर कितने स्कूल, सरकारी स्कूल इनरोलमेंट करती है, देखो अपने फोन में देख लो। यूपी के अंदर कितने सरकारी स्कूल जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जो इनरोलमेंट कर दिए यूपी से। देखिए गरीब की जो ताकत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है। एंड में जीवन में कुल मिला के कुछ नहीं बचता गरीब के पास। अगर बच्चे कामयाब हैं
हो जाता है। तो हमको इसी चीज को तो डेवलप करना है अपने समाज में। पढ़ो और सामाजिक रूप से तो संगठित रहना है, राजनीतिक रूप से भी संगठित रहना है। अगर राजनीतिक रूप से संगठन को आप महत्व नहीं देंगे ना, तो स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। अब ये फैसला आपके हाथ में है कि स्थिति को सुधारना है या बिगाड़ना है। क्योंकि तुम्हारे अनपढ़ रहने में तो बहुतों के फायदे हैं, तुम्हारे चुपचाप सुनने में, सवाल ना करने में तो बहुतों के फायदे हैं। इसलिए शिक्षित बनो, संगठित रहो, जागरूक रहो और सवाल करो। बस इनके नाम बोलते हैं, आ जाओ यहाँ आ जाओ। इनके नाम बोलते हैं। आज भी इतनी पार्टी है देश में, लेकिन एकमात्र बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है, एक महिला जिसका नेतृत्व कर रही है, बहन कुमारी मायावती। तो एक बार हम अगर इस बात पर भी विचार करें तो क्या राजनीति में भी टिकना एक महिला का आसान था? बिल्कुल आसान नहीं था। यदि कोई महिला शिक्षित है और ऊपर से राजनीति में है, फिर तीसरी बात यह कि वो दलित है, तो बहुतों के दर्द उठते हैं पेटों में कि समाज में क्रांति लाएगी, लोगों को जगाएगी, और तुम्हारे जागने से ही लोगों का नुकसान होगा। जितने तुम सोए रहोगे उतना लोगों का फायदा है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमारा किसी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हमारी लड़ाई नहीं है किसी से जाति धर्म से, हमारी लड़ाई तो व्यवस्था से है, सामाजिक व्यवस्था से, जो आज तक गरीबों की विरोधी रही है। इसी बात की तो लड़ाई है। तो सामाजिक व्यवस्था को ही हम सबको मिलकर बदलना होगा, आपसी सहयोग से। यदि एक इधर को झंडा लेके चलेगा, एक इधर को झंडा लेके चलेगा, मैं इधर को चलूंगी, तो क्या ये सामाजिक व्यवस्था मजबूत रूप ले पाएगी? नहीं ले पाएगी, कमजोर रहेंगे। That's all. इसलिए मजबूत बनने के लिए एक हो जाओ, एक होने में ही फायदा है। और फिर देखना तुम्हारे दिन कैसे बदलेंगे। जैसे 4 बार बहन जी की सरकार आई थी, तब पेट में दर्द हुए थे ना, विरोधियों के पसीने छूट गए थे, नाम लेने से ही शासन प्रशासन हिल जाता था सारा। गरीब की जब रिपोर्ट लिखी, गरीब जाता था थाने में तो कुर्सी पे बिठाया जाता था, पानी आता था उनके लिए। बहन जी ने लिखवा दिया था दीवारों पर कि रिपोर्ट सर्वप्रथम लिखी जाएगी गरीब की, यहाँ लिखी जाती है। तो ऐसी व्यवस्था थी। आयरन लेडी इसलिए कहा जाता है उन्हें, ऐसे ही आयरन लेडी नहीं कहा जाता, काम उनके धाकड़ थे, काम से उन्होंने पहचान बनाई। ऐसा नहीं बेटे, ओल्ड वर्ड के अंदर, ओल्ड वर्ड में ऑलरेडी, ओल्ड वर्ड में मायावती। तो हमें अपनी इस आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को ना मजबूती से फिर से इनके हाथ मजबूत कर दें, यदि समाज का ढांचा चेंज करना है गरीबों का। क्योंकि झंडे तो विभिन्न प्रकार के आएंगे आपके पास आपकी स्थिति सुधारने के लिए, लेकिन जो गरीब की बेटी है ना, जिसने वो सामाजिक स्थिति को, जिसने उस सामाजिक दशा को झेला हो, जिसने उस दंश को झेला हो, वो गरीबों की समस्या को समझेगा और उसके लिए कोई कदम उठा पाएगा। एक बात और मैं एंड में बता देती हूँ कि आजकल देश में ऐसा माहौल चल रहा है, हमारे समाज के भाइयों को हमारे ही खिलाफ भड़काया जा रहा है और बदनाम हमारी बहन जी को करा जा रहा है कि ये बी टीम है। तो बहन जी ने गरीबों के लिए ना मुख्यमंत्री की कुर्सी में भी ठोकर मार दी थी, इसलिए आयरन लेडी है वो। उन्हें सत्ता का लोभ लालच नहीं है कि वो एक एक सीट के लिए, 2-2 सीट के लिए इधर उधर फिरती रहे। बहन जी का रुतबा ऐसे ही नहीं है, आयरन लेडी का खिताब ऐसे ही नहीं मिला उन्हें। इनको मौका दे दो। तो इस बात से पसीने छूटते हैं विरोधियों के। ये एक महिला होके एक पार्टी को होल्ड कर रही है, ऊपर से दलित महिला, तो इसलिए उन्हें कमजोर करो, तरह तरह की ना झूठी भ्रांति
तो बी टीम है उनकी, ये तो वो है, लेकिन आप देखना आपको कुछ समय और है, ये पता चलेगा कि बी टीम कौन है, वो समय दूर नहीं है। तो कौन अपना है कौन पराया, हमें अब 4 आंख करके चलना पड़ेगा। बहुत लोग आएंगे अपने झंडे लेकर, नीले झंडे लेकर, लेकिन जब तक हाथी का निशान ना देख लो तब तक अपनी वोट मत डाल देना। एक वोट से तुम तब तो ताज पा सकते हो, ये समझ लेना। एक वोट में तुम्हें राजा बनाने की ताकत है। इसलिए आयरन लेडी है, वो कभी किसी तरह का घोषणा पत्र जारी नहीं करा। अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में 4 बार मुख्यमंत्री बने, किसी तरह का मैनिफेस्टो जारी नहीं करा। सिर्फ एक विश्वास दिलाती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो मेरी आपसे यही विनती है कि सामाजिक रूप से भी एक रहो, राजनीतिक रूप से भी एक रहो, क्योंकि राजनीति समाज से अलग नहीं है। राजनीति में हिस्सा लो खुलकर, राजनीति में अच्छी बराबरी अपनी दिखाओ, राजनीति में ये समझो कि वरना तुम्हारा शोषण होता ही रहेगा। एक रहने में ही हमारे गरीब समाज का, हमारे शोषित समाज का, हमारे अल्पसंख्यकों का, हमारे मुसलमानों का, अनुसूचितों का, सबका भला है। बहुत पार्टी ऐसी है जो चुनाव से पहले जुमलेबाजी करती है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी अखबार पिछले उठा के देखे ना तो वहां सत्य एकदम साबित हो जाएगा कि क्या क्या किया है, कौन कितने हवाई जहाज में उड़ा है। उड़े हवाई जहाज में? नहीं उड़े ना। तो बस 4 आंख कर रहो, 2 आंखें सामने दिखे और 2 आंख दिमाग के अंदर रखो। कोई तुम्हें वोट के लिए ये कहे कि हम तुम्हें इतनी लालच देते हैं वोट के लिए, तो लालच ले लो कि लाओ तुम्हारी गाड़ियों में बैठ के चले जाएंगे, तुम्हारे पैसे भी ले लेंगे, लेकिन हाथी पे निशान लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो दे रहा है ले लो, लेकिन मजबूत बनाओ बहन जी को। एक बहुत षड्यंत्र रचा जा रहा है बहन जी के खिलाफ, उनको कमजोर बनाने का। तो इसलिए संगठन के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गरीब कल भी गरीब था, आज भी गरीब है। अपनी लड़ाई हमें खुद अपने बल पर लड़नी पड़ेगी, शिक्षा के बल पर, संगठन के बल पर, राजनीतिक रूप से मजबूत रहकर। सवाल करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं जो अधिक उम्र की हैं, वो भी अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को, सबको घर से निकालो मतदान वाले दिन। काम तो पूरे, हर काम कभी खत्म नहीं होता, लेकिन ये मतदान जो है ना, एक हमारा बहुत बड़ा कीमती दिन होता है, एक महोत्सव है, इसे सेलिब्रेट करो। तुम्हारी एक वोट की कीमत भी उतनी है जितनी अंबानी और अडानी की है। ये मत समझो तुम किसी वोट की ताकत तो बाबा साहब देके गए तुम्हें, उसका खूब भरपूर प्रयोग करो, वो गलत जगह न चली जाए। समाज में लड़ाई झगड़े से जो है ना, एक ये भी मैं अक्सर बात बताती हूँ कि लड़ाई झगड़े से जो है एक सामाजिक ढांचा कमजोर होता है। इस देश में क्या पहले नहीं रह रही थी सब जातियां मिलकर? था अभी एकदम त्राई क्यों मच रही है? इस चीज पे गौर करना जरा। पहले भी तो सब रह रहे थे भाई, भारत तो सबका है, किसी एक का ही थोड़ी है। तो अभी क्या ऐसा हो रहा है, राजनीति के चक्कर में लोगों को जो बांटने और तोड़ने का काम चल रहा है ना, इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, और इसे समझ जाओगे तो मजबूत बन जाओगे। तो 2027 में जो चुनाव होगा उसमें हमारी बहन जी को आप फिर से मजबूती से ये दृढ़
प्रतिज्ञा कर लीजिए कि सत्ता में फिर से इनको लाना है। जितनी भी ये अधिकारी वर्ग है ना, सबकी देखना कितने पसीने छूट जाएंगे, विरोधियों की हवा खराब हो जाएगी। एक बार और आ गई तो 4 बार में तो इन्हें सबको धूल चटाई दी थी। तो ये जो महापुरुष होते हैं, ये लोग जो समाज के लिए सोचते हैं, जो ये सोचते हैं कि हमको कभी शादी नहीं करनी है, जो ये सोचते हैं कि हमको कभी नौकरी नहीं करनी है, पूरा जीवन गरीबों के लिए देना है, वरना ऐसा कौन है जो शादी ना करे? तो यहाँ बहुत विचार करने वाली बात है कि हमारे ही समाज को तोड़कर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाकर हमारे ही सामने हमारे समाज के लोगों को हमारा विरोधी बना दिया है, जिससे कि हम कमजोर हो जाएं, जिससे कि हम बट जाएं। लेकिन हमको कमजोर नहीं होना है, हमको बटना नहीं है, हमको एकजुट रहकर सही गलत में फर्क करके हाथी वाला निशान है, इसको देखकर इसका बटन दबाना है, इस पे ठप्पा लगाना है। और 2027 में जो सरकार बनेगी बहन कुमारी मायावती जी की, उनको दोबारा से सत्ता में स्थापित करना है। बोलिए, प्रण करते हैं? तो फिर से बोलिए, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। नाम